हेलो ऑल, वेलकम टू मास कॉम मिनट्स। और थ्योरीज़ की सीरीज़ में आज हम देखेंगे मैजिक बुलेट थ्योरी। मैजिक बुलेट थ्योरी, जैसा कि आपको नाम से ही दिख रहा है कि एक बुलेट फायर की जाएगी जो उसका जो भी एम होगा वहाँ पर वो जाकर लगेगी और बड़े मैजिकली वो वही रिज़ल्ट दिखाएगी जो कि सोर्स पर फीड करने वाले डिज़ाइनर चाह रहे थे देखना ऑडियंस या रिसीविंग एंड पर। इस थ्योरी को दिया किसने था? हैरोल्ड लासवेल ने 1927 में। उनकी बुक आई थी प्रोपागेंडा करके, उसमें ही उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को दिया था मैजिक बुलेट थ्योरी, और बाद में फिर अच्छे से इसे फ्रेम करके ऑर्डरली मैनर में फिर उन्होंने इसे थ्योरी की शक्ल में थ्योराइज करा। मैजिक बुलेट थ्योरी की जब हम ओवरव्यू देखते हैं तो पाते हैं कि मैजिक बुलेट थ्योरी के कई नाम हैं। इसके अपने वेरी इसेंस के थ्रू ही हाइपोडोमिक निडल थ्योरी, फिर ट्रांसमिशन बेल्ट मॉडल। जैसे आप एक ट्रांसमिशन बेल्ट होती है, वहाँ पर आ रही होती है सारी आइटम्स, वो बिल्कुल वैसे ही चली जा रही हैं जैसा कि उनको इस इनिशिएशन पॉइंट पर रखा गया था और फाइनल पॉइंट पे भी वो वैसी ही रहती हैं। तो वही चीज़ है आपकी। तो सोर्स पर जैसा हमने कंटेंट को डिज़ाइन करा, न्यूज़पेपर है हमारा, फिर हमारे टेलीविज़न है, वहाँ पर कोई प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट हो रहा है वो देखा जा रहा है, फिर हमारी रेडियो वाली एंड पर कुछ ब्रॉडकास्ट हो रहा है, तो जो ऑडियंस या रिसीविंग एंड पर हैं वो जो उसको सुन रहे हैं वो बिल्कुल एज़ इट इज़ वैसा ही ले रहे हैं जैसा कि डिज़ाइनर्स चाह रहे थे उसे, कि वो वैसा असर दिखाए सोर्स एंड रिसीविंग एंड पर। तो इसलिए है ये कि हमारी बिल्कुल हाइपोडर्मिक निडल थ्योरी, कि एक ऐसे निडल डाली गई है हमारे हाइपोडर्म में, बिल्कुल यहाँ पर जो हमारी आउटर लेयर स्किन की होगी, और वो बिल्कुल वही असर दिखा रही है जो इस लिक्विड की जो कैपेसिटी है दिखाने की, कि वो ये असर डालेगी यहाँ पर, बिल्कुल उसी तरीके से फंक्शन करती है हमारी जो मीडिया के वेरियस कंटेंट्स हैं, वो वैसे ही फंक्शन कर रहा है कि सोर्स एंड पर जिस जैसा उसको डिज़ाइन किया गया, हमने चाहा कि हाँ, ये जो हमने क्राइम वाला सीन दिखाया है कि दुनिया में इतना क्राइम हो रहा है, ये दुनिया बहुत ख़तरनाक है, तो उसको ऑडियंस अपने रिसीविंग एंड पर वैसे ही ले और वही चीज़ समझ ले कि हाँ, दुनिया बहुत ख़तरनाक है, यहाँ पर बहुत क्राइम है सचमुच। तो ये जो एज़ इट इज़ लेने की प्रक्रिया हो जा रही है हमारी, यही होगी कि डायरेक्ट इफ़ेक्ट थ्योरी, डायरेक्टली वो अफेक्ट कर रही है मीडिया हमारी। किसको? तो जो रिसीविंग एंड पर पीपल हैं, पर्सन है, कंज्यूम कर रहे हैं उसको। और ये लीनियर कम्युनिकेशन है, सोर्स और सोर्स से जा रही रिसीविंग एंड पर बिल्कुल लीनियर है, ये स्ट्रेट लाइन में जा रही है तो लीनियर होगी। फिर 1920s और 30s के टाइम पर आप पाएंगे कि ये उस समय ही बहुत ज़्यादा फॉर्मुलेट हो रही, सर्कुलेट हो रही, अपना ग्राउंड इसने उसी समय बनाया। तो 20s और 30s का जो टाइम है वो कौन सा टाइम है? वर्ल्ड वॉर वन का टाइम है। और वर्ल्ड वॉर वन का टाइम जब आप देखेंगे, स्क्रूटनी करेंगे उसकी, तो देखेंगे कि लड़ाइयाँ तो दो स्तर पर लड़ी जाती हैं। एक तो आपको पर्सनल चाहिए जो ग्राउंड पर आपके लिए फुटवर्क करें, ठीक है, सोल्जर आपके लिए लड़ रहे हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ होती है कि साइकोलॉजिकली उनको इतना मेंटली स्ट्रॉन्ग करना कि हाँ, ये जो वॉर है ये एक जस्ट वॉर है। तो जस्ट वॉर कैसे होगी, उसे जस्टिफाई करने के लिए आप इंफॉर्मेशन, मूवीज़, पैम्पलेट, प्रोपागेंडा ये आप चलाएंगे। तो उसमें दोनों ने मैजिक बुलेट थ्योरी को, दोनों पार्टीज़ ने, जो अलाइज थे और जो एक्सिस पावर थे, दोनों ने अच्छे से यूज़ करा था, नाजी जर्मनी ने और फिर यूके, यूएस, मतलब ये जो अलाइज वाला ग्रुप है और ये जो एक्सिस वाले ग्रुप है, दोनों ने अच्छे से यूज़ करा था। इस समय काफ़ी मूवीज़ भी आई थी यूएस की साइड से जो आज भी रेकमेंड करते हैं कई लोग देखने को। इट्स अ वंडरफुल लाइफ, मिस्टर स्मिथ गोज़ टू वाशिंगटन, तो ये सारी उसी दौर की मूवी हैं और मैजिक बुलेट थ्योरी को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करती हैं ये। फिर आप देखेंगे तो इसकी ओरिजिन जैसे है, 1927 में बुक आई थी हैरोल्ड लासवेल की, ये प्रोपेगेंडा टेक्निक इन द वर्ल्ड वॉर, उससे ही इस कॉन्सेप्ट को लिया गया मैजिक बुलेट थ्योरी, कि बिल्कुल मैजिकली वो जो बुलेट फायर की जा रही है मीडिया कंटेंट की, एज इट इज़ वो वही रोल दिखाएगी, वैसा ही आउटकम आएगा उसका जैसा हमने सोचा था कि वो ऑडियंस उसे एज इट इज़ वैसे ही रिसीव करेंगे, जैसे हमने अभी क्राइम वाला एग्जाम्पल को लेकर के देखा था पिछले स्लाइड में। और जब यहाँ सर्वे सर्वा यानी कि ऑल हीरो, जो एक्टर है प्रोमिनेंट कौन है? मीडिया कंटेंट है। हमने ऑडियंस को जो रिसीविंग एंड पर हैं उनको क्या मान लिया है कि वो तो साइलेंट ही हैं, पैसिव रोल है उनका, वो एक्टिवली प्रोसेस नहीं कर रहे हैं चीज़ों को। जब वो एक्टिवली प्रोसेस नहीं कर रहे हैं तो सेंटर पर कौन हो गया? ऑटोमेटिकली मीडिया कंटेंट हो गया। तो ये मीडिया सेंट्रिक थ्योरी है। फिर आती है कि अब इस सीरीज़ में कई सारे, मतलब उस समय हाल फिलहाल में स्टडीज़ चल रही थी और उसमें सबसे प्रोमिनेंट वन माना जाता हमारा
पाइन पॉइंट स्टडीज़ को। स्टडीज़ क्यों? तो ये सीरीज़ ऑफ स्टडी थी, एक सिंगल स्टडी नहीं थी कंक्लूसिव, और ये बिल्कुल इस टाइम फ्रेम में 1929 और 33 के टाइम फ्रेम में की जा रही थी। इनिशिएट हुई थी 29 में और 33 के अराउंड उनको सम अप करके कंपाइल किया गया, तो इसलिए स्टडीज़ हैं। तो ये पाइन पॉइंट स्टडीज़ में क्या किया गया था कि बहुत सारी मूवीज़ को चुना गया जिनका थीम था हमारा क्राइम, वायलेंस, और इनका इफ़ेक्ट देखा गया किसके ऊपर, कि जो हमारे वो हैं जो टीनेजर हो गए, एडोलेसेंट हो गए, इनके ऊपर इसका क्या असर पड़ता है। क्या ये जो सारे सीन देखते हैं क्राइम वाले, ये इनको इतना असर कर जाते हैं कि उनके एटीट्यूड में वो रिफ़्लेक्ट हो रहा है, उनके बिहेवियर में रिफ़्लेक्ट हो रहा है, इनके बातचीत करने के तरीके में रिफ़्लेक्ट हो रहा है, इनके गेट में, चलने में, दुनिया को फिर देखने के, इन सारे मतलब चीज़ों में रिफ़्लेक्ट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो उनको जब देखा गया, स्टडी की गई उनकी अच्छे से, तो उसने भी दिखाया, उसमें वही चीज़ लाने की कोशिश की गई जो उसका कंक्लूज़न था वो इससे मैच कर गया कि मैजिक बुलेट थ्योरी, कि हाँ बिल्कुल एक बुलेट की तरह, एक मैजिक बुलेट की तरह वो वैसा ही रिज़ल्ट दिखा रहा है जैसा कि हम देखना चाह रहे हैं। जैसा कि हमें लगता है कि हाँ ऑडियंस तो पैसिव है, वो प्रोसेस नहीं करेगी, काउंटर क्वेश्चन नहीं करेगी, लॉजिक पुट अप नहीं करेगी, वो उसको एज इट इज़ वैसे ही लेगी। बाकी थ्योरीज़ की तरह मैजिक बुलेट थ्योरी के भी अपने कुछ अजम्पशन हैं, और इनके जो मेन अजम्पशन हैं उनमें सबसे पहला यही है कि डायरेक्ट इफ़ेक्ट होगा किसका, तो मीडिया के कंटेंट का, किसके ऊपर, ऑडियंस पर, जो रिसीविंग एंड पर हमारे सिटिंग हैं, मतलब कंज्यूम कर रहे हैं, डायरेक्टली अफेक्ट करेगी। और ऑडियंस हमारा क्या है यहाँ पर, ऑडियंस हमारे कौन है, कैसे हैं, उनका नेचर, तो वो पैसिव हैं, वो कुछ एक्टिवली प्रोसेस नहीं करेंगे, काउंटर क्वेश्चन नहीं करेंगे, एज इट इज़ वो आ रही चीज़ों को, इन्फॉर्मेशन को कंज्यूम कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। और फिर दूसरी चीज़ क्या होगी कि होमोजेनस रिस्पॉन्स हो गया। होमोजेनस रिस्पॉन्स कैसे, अब कोई आदमी अगर यहाँ इलाहाबाद में है, ठीक है, और कोई आदमी अगर न्यू जर्सी में है, ठीक है, फिर तीसरी कोई भी लोकेशन आप ले लो अपने मन से, तो ये यहाँ पर है, और एक ट्रम्प की न्यूज़ आई कि ट्रम्प ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, फाल्स है, ठीक है। ये कुछ लोगों ने इसे क्रिएट किया है एसी रूम्स में बैठ करके, और उनका ग्राउंड रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। कह सकते हैं कल को कोई भी, चलो आप अपने हिसाब से किरदार बदल सकते हो यहाँ पर कि ऐसी कोई न्यूज़ फ्लैश हो रही है, तो आपको लगता है कि इलाहाबाद में जो पर्सन सिटिंग है और न्यू जर्सी में जो पर्सन सिटिंग है वो इस स्टेटमेंट को बिल्कुल वैसे ही लेगा, रिस्पॉन्स होमोजेनस आएगा? नहीं, इसमें कई फैक्टर हो सकते हैं जो मीडिएटिंग फैक्टर होंगे आपके, कि उनकी मतलब अपब्रिंगिंग कैसी है, वो इस टॉपिक को किस नज़रिए से देखते हैं, उनका एजुकेशन लेवल कितना है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, मैटर करेंगी। मगर इनकी थ्योरी में क्या है कि वो रिस्पॉन्स कैसा आएगा, होमोजेनस आएगा। जैसा कि आपने देखा भी कि पैसिव इन्होंने ऑडियंस को बना दिया है, तो जब ऑडियंस हमारी पैसिव हो गई, वो कुछ क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर रही, पुट अप नहीं कर रही, लॉजिक अपने आर्ग्यूमेंट्स अपने नहीं डाल रही, तो वो सारा क्या करते जाएंगे, फिर तो वो एज इट इज़ ही वैसा लेंगे ना जैसा सोर्स से आ रहा। तो इनके लिए, मैजिक बुलेट थ्योरी वालों के लिए रिस्पॉन्स कैसा आएगा, इस साइड से वो एकदम होमोजेनस आएगा, वैसा ही आएगा जैसा ये चाह रहे होंगे, और नो इंडिविजुअल डिफरेंस। जैसा अभी हमने देखा पिछले वाले केस में, तो इंडिविजुअल डिफरेंस मैटर कर रहे थे वो सारे मीडिएटिंग फैक्टर के फॉर्म में, मगर यहाँ पर इस थ्योरी में माना गया कि इंडिविजुअल डिफरेंस जैसी कोई चीज़ नहीं है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो मैजिक बुलेट थ्योरी को इस्टेब्लिश करती है एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी के फॉर्म में, तो एक वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स, ये नॉवेल है एजी वेल्स का। एजी वेल्स साइंस फिक्शन के लिए जाने जाते हैं, उनके आपने कई पढ़े होंगे, तो उसमें से एक प्रोमिनेंट है वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स करके। और ये हॉलीवुड की वो जो फेमस थीम है कि एक एक्सटर्नल इन्वेजन हो रहा है, हमारी जो प्लैनेट अर्थ है वो ख़तरे में है, तो कुछ सुपर हीरोज़ जाएंगे, ऐसे ही करके वो ब्रॉडकास्ट भी था हमारा वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स करके। और उसके लिए जो टाइम प्लेस कॉन्टेक्स्ट चुना गया वो बहुत परफेक्ट था। ऑर्सन वेल्स एंड क्रू ने परफॉर्म करा कब, बिल्कुल हेलोवीन के एक दिन पहले, 30th of October 1938। और ये जो करा गया तो उससे रेडियो ब्रॉडकास्ट जो हुआ ना, तो 6 मिलियन पीपल उसे लिसन कर रहे थे, और उसमें से 1 मिलियन पीपल एक्चुअली पैनिक कर गए, उन्हें लगा कि सच में देयर इज़ गोइंग टू बी अ मार्शियन इन्वेजन, एक्चुअली देयर इज़ गोइंग हैपनिंग, साइड बाय साइड हो रहा है बिल्कुल अभी ही। तो वैसा उनको लगा, 1 मिलियन पैनिक कर गए 6 मिलियन में, तो आप ये रेशो देखेंगे तो 1/6 है। एवरी 1 पर्सन आउट ऑफ 6 थॉट कि ये रियल में हो रहा है, और वो पैनिक कर गए। तो जब आप यहाँ देखेंगे तो पाएंगे कि हाँ एक बड़ा कंसिडरेबल अमाउंट है जो इस बात को लेकर डर गया। मगर दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि 5/6 है जो इस चीज़ को
बिल्कुल नॉर्मल ले गया, रेगुलर ले गया। तो यहाँ आपने देखा ना, ये जो है वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स, ये अपने आप में इस थ्योरी को सपोर्ट भी कर रहा है और इस थ्योरी को खारिज भी कर दे रहा है। दोनों ही चीज़ें हैं इसके साथ।